हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा रिवीजन मैराथन फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेशन विद द टॉपिक ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। इंटरमीडिएट की एग्जाम्स में इन दोनों चैप्टर्स का मिला जुला के 8 से 10 मार्क का वेटेज हो ही जाता है और जो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन होता है उसमें हमें फुल नेट जीएसटी लायबिलिटी निकालने के जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें वैल्यूएशन एंड टाइम ऑफ सप्लाई का एक बहुत बड़ा रोल होता है अलोंग विद इनपुट टैक्स क्रेडिट। लॉजिकली देखने जाएं तो खाली ये 3 चैप्टर्स टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड आईटीसी विच रेंजेस फ्रॉम सेक्शन नंबर 12 से लेके सेक्शन नंबर 18 ऑफ योर सीजीएसटी एक्ट का ही हमारा 15 से 16 मार्क का तो एग्जाम में यानी करीब करीब आधा जैसा वेटेज इसी के अंदर कवर हो जाता है। एंड दैट इज वाई पहले हम इन्हीं 2 चैप्टर्स का रिवीजन आज ले रहे हैं एंड नेक्स्ट सेक्शन में हम इनपुट टैक्स क्रेडिट का कवरेज करेंगे। सो हम क्विकली एवरीथिंग कवर कर लेते हैं विद रिगार्ड टू द चैप्टर ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। इन दोनों चैप्टर्स का सिग्निफिकेंस क्या है पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है। जो टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर है वो हमें यह क्लियर करके देता है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ लीवी ऑफ जीएसटी, यानी किस पर्टिकुलर क्षण पे किस पर्टिकुलर मौके पे जीएसटी लगाया गया है ताकि हमें क्लैरिटी मिल जाए हमें उस दिन का रेट लेना है एंड दूसरा हमें यह पता चल जाए कि कौन से महीने के अगले महीने की 20 तारीख तक हमें उसका पेमेंट सरकार को करना है। एंड दैट इज वाई टाइम ऑफ सप्लाई एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ लीवी बताता है। इस चैप्टर में हमारे 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 13 एंड सेक्शन नंबर 14। हालांकि इंटरमीडिएट में हम सेक्शन नंबर 14 नहीं पढ़ते, खाली सेक्शन नंबर 12 और 13 पढ़ते हैं, जिसमें सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 सबसे पहले यह कह देता है कि गुड्स है तो 12 कंटिन्यू करो, सर्विसेज है तो 13 कंटिन्यू करो। यानी हमें क्लियरली पहले यह जानना होगा कि सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस। एंड दैट इज वाई शेड्यूल 2 की रेलेवेंस बढ़ जाती है, सेक्शन 8 की रेलेवेंस बढ़ जाती है, क्योंकि शेड्यूल 2 हमें पहले क्लियर कर देता है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा या सप्लाई ऑफ सर्विस। और अगर शेड्यूल 2 से क्लैरिटी नहीं मिली तो सेक्शन 8 कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई से क्लैरिटी हो जाती है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा या सप्लाई ऑफ सर्विस। तो यानी कि आपको क्वेश्चन में एकदम क्लियरली पहले देख लेना है कि सेक्शन 12 गुड्स के लिए है और सेक्शन 13 सर्विस के लिए है, जिसमें सेक्शन नंबर 12 और 13 एक लॉजिक में बने हुए हैं जिससे हमें सबसेक्शंस याद रखना थोड़ा इजी हो जाता है। 12 सबसेक्शन 2 फॉरवर्ड चार्ज के केसेस कवर करता है, 12 सबसेक्शन 3 रिवर्स चार्ज के कवर करता है इन केस ऑफ गुड्स। सिमिलरली 13 सबसेक्शन 2 गुड्स का सर्विसेज का फॉरवर्ड चार्ज कवर करता है एंड 13 सबसेक्शन 3 सर्विसेज का रिवर्स चार्ज कवर करता है। जो 13 सबसेक्शन 3 होता है ना वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। द रीजन बीइंग 13 सबसेक्शन 3 रिवर्स चार्ज के नोटिफिकेशन के साथ क्लब करके पूछा जा सकता है कि पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि नोटिफिकेशन 13-17 के हिसाब से इस पे रिवर्स चार्ज लगेगा एंड देन सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 से आपको रिवर्स चार्ज इन केस ऑफ सर्विस का टाइम ऑफ सप्लाई जैसे निकालने कहा है आपको वैसे निकालना होगा। 12(4) और 13(4) तो एक दूसरे का कॉपी पेस्ट है क्योंकि वो वाउचर्स की बात करते हैं इन केस ऑफ गुड्स एंड इन केस ऑफ सर्विस। 12(5) और 13(5) एक दूसरे का कॉपी पेस्ट है बिकॉज वो बात करते हैं कि अगर 12(2)(3)(4) या 13(2)(3)(4) से टाइम ऑफ सप्लाई नहीं मिला तो 12(5) और 13(5) से मिल जाएगा। एंड 12(6) एंड 13(6) एक स्पेशल सिचुएशन की बात करते हैं जो हमारा वैल्यूएशन चैप्टर से लिंक होता है, जिसमें हम कवर करते हैं इंटरेस्ट, लेट फी या डिलेड पेमेंट जिस पे जीएसटी लगता है उसकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी। तो वो हम 12(6) गुड्स के केस में और 13(6) सर्विस के केस में देखते हैं। तो बिना वक्त बर्बाद किए शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन नंबर 12 से। तो आपके सामने एक चार्ट है जिस चार्ट में सेक्शन नंबर 12 के सारे प्रोविजंस लिखे हैं। सबसे पहले सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 हमें क्या कहता है कि लायबिलिटी टू पे टैक्स गुड्स के लिए है, तो आगे पढ़ना स्टार्ट करो, जिसमें 12(2) फॉरवर्ड चार्ज हम पहले पढ़ते हैं। 12(2) फॉरवर्ड चार्ज हमें क्या कहता है, इट इज टू बी रेड विथ अ नोटिफिकेशन नंबर 6617। नोटिफिकेशन 6617 याद कर लेना, दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज इन केस ऑफ गुड्स, जिसमें ऐसा लिखा हुआ है इसकी रीडिंग के साथ कि टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स विल बी द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, दैट इज द एक्चुअल डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इश्यूड विच एवर इज अर्लियर। यानी आपको करना क्या होगा, गुड्स फॉरवर्ड चार्ज के केस में जिस दिन इनवॉइस इश्यू हुआ उसकी डेट एक तरफ लिख दो और जिस दिन इनवॉइस इश्यू करने की लास्ट डेट है उसकी डेट एक तरफ लिख दो और दोनों में से जो विच एवर इज अर्लियर है वो आपका आंसर है। मतलब सर पेमेंट की डेट इररिलेवेंट है, हां जी इररिलेवेंट है। मतलब सर रिसीट ऑफ गुड्स की डेट इररिलेवेंट है, हां जी इररिलेवेंट है। खाली एक ही डेट काम की है इनवॉइस, और इनवॉइस में 2 चीजें, एक एक्चुअल डेट और एक लास्ट डेट विच एवर इज अर्लियर।
अब सर एक्चुअल डेट तो हमें क्वेश्चन में दिया होगा, इट विल बी गिवन कि व्हाट इज द इशू ऑफ इनवॉइस का डेट, लेकिन जो लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस है वो क्वेश्चन में दी नहीं होगी। उसके लिए आपको टैक्स इनवॉइस चैप्टर में जाना होगा और देखना होगा व्हाट इज द लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस, जिसमें गुड्स के केस में 3 सेक्शंस पढ़े जाते हैं सेक्शन 31 में। 31(1) फॉर अ रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स, 31(4) फॉर अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड 31(7) फॉर सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। तो 31(1) कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है? सीधे सीधे सामान बेचा और पैसे मिलेंगे आपको। 31(4) कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है कि बार बार सप्लाई करते रहेंगे, एक स्टेटमेंट बनाया जाएगा और उसके हिसाब से सेटलमेंट किया जाएगा। यानी इट इज नॉट वन सिंगल सप्लाई ऑफ गुड्स, इट इज मल्टीपल सप्लाई ऑफ गुड्स जो रेगुलरली किया जाता है ऑन अ पीरियोडिक बेसिस। एंड 31(7) तो आप जानते हो, सेल ऑन अप्रूवल, यानी कि आपने दिया है सामने वाले को, अभी तक उसने हां नहीं बोला है, जब वो हां बोल देगा तब हम कहेंगे कि वो बिक गया, जब तक वो हां नहीं बोलता तब तक वो बिका नहीं है। तो इन रिस्पेक्टिव केसेस में आपको लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस निकालना है। तो पहले आप 31 सबसेक्शन 1 में जाओगे। 31 सबसेक्शन 1 कहता है अगर गुड्स का मूवमेंट हुआ तो जब भी रिमूवल हो रहा है उस वक्त इनवॉइस बनाना पड़ेगा, यानी द डेट ऑफ रिमूवल इज द लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस। तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब द कीवर्ड इज रिमूवल। रिमूवल करते वक्त आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा, दैट इज द लास्ट डेट। अगर गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा, गुड्स वहीं पड़े हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे, गुड्स वहीं पड़े हैं, तो सिचुएशन में जब भी डिलीवरी हो गई मतलब बायर ने एक्सेप्ट कर लिया, यानी व्हेनेवर इट इज एक्सेप्टेड कि हां हम इसे खरीद रहे हैं, उस मौके पे हम कहेंगे इनवॉइस बनाना पड़ेगा, दैट इज द लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस। तो 31(1) तो बड़ा सिंपल है, अगर मूवमेंट है तो डेट ऑफ रिमूवल, अगर मूवमेंट नहीं है तो डेट ऑफ डिलीवरी या एक्सेप्टेंस एज द केस में बी। 31 सबसेक्शन 4 कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स कहता है कि अगर बार बार सप्लाई की जा रही है तो उस सिचुएशन में ये देखो कि क्या बार बार पेमेंट भी की जा रही है या सीधे एक स्टेटमेंट इशू किया गया और स्टेटमेंट इशू करने के बाद ही पेमेंट की गई। अगर सीधे स्टेटमेंट इशू किया गया और फिर ही पेमेंट की गई है तो जो लास्ट डेट होगी टू इशू इनवॉइस वो डेट ऑफ इशू ऑफ स्टेटमेंट होगी, यानी जिस दिन स्टेटमेंट इशू किया गया होगा उस दिन तक आपको इनवॉइस बना देना है, क्योंकि कोई पेमेंट्स नहीं की जा रही है और पेमेंट्स स्टेटमेंट के बाद ही की जा रही है। यानी सिंपल केस होगा, द लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस विल बी द डेट ऑन विच द स्टेटमेंट इज इशूड, जिसमें यह बताया है कि आपने कितनी कितनी की वैल्यू की सप्लाई ली थी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, जिसका आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा। वहीं अगर आप ऐसा कहते हो सर स्टेटमेंट इशू करने से पहले थोड़ी पेमेंट भी हो रही थी, तो जितनी जितनी पेमेंट होती चली जा रही थी उतनी उतनी पेमेंट का लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस डेट ऑफ पेमेंट होगा। और जितनी पेमेंट नहीं हुई और स्टेटमेंट में बताई गई कि इतना पेमेंट करना बाकी है, तो जो स्टेटमेंट बनाया गया वो लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस होगा फॉर दैट बैलेंस अमाउंट जिसकी पेमेंट अभी करनी बाकी है। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले ले तो हम फटाफट, अगर समझो मैंने अप्रैल में थोड़ी सप्लाई की, मई में थोड़ी सप्लाई की, जून में थोड़ी सप्लाई की, कोई पेमेंट नहीं हुई, 3 जुलाई को स्टेटमेंट इशू किया गया, तो 3 जुलाई इज द लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस और उसको कंपेयर करना है विद द एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस टू गेट द टाइम ऑफ सप्लाई। बट अगर हम कहते हैं 3 जुलाई को जो स्टेटमेंट इशू किया गया उस स्टेटमेंट में कहा गया टोटल 6,50,000 का पेमेंट होना चाहिए, टोटल 6,50,000 का पेमेंट होना चाहिए, जिसमें अप्रैल महीने में 10 अप्रैल को 2 लाख हुआ था, 10 मई को 2 लाख हुआ था और 10 जून को 2 लाख हुआ था। और जब कहा गया आपको 3 जुलाई को कि 6,50,000 करना है तो 50,000 करना बाकी है, तो ऐसी सिचुएशन में देयर आर 4 लास्ट डेट्स टू इशू इनवॉइस। पहला लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस फॉर 2 लाख का पेमेंट इज 10th अप्रैल, सेकंड लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस फॉर 2 लाख इज 10th मई, थर्ड लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस फॉर 2 लाख इज 10th जून एंड द लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस फॉर 50,000 जिसकी अभी तक पेमेंट नहीं हुई है इज द डेट व्हेन द स्टेटमेंट इज इशूड, यानी 3 जुलाई। इस तरह से लास्ट डेट मिल जाएगा, उससे एक्चुअल डेट जो क्वेश्चन में दिया होगा उससे कंपेयर करोगे और व्हिचएवर इज अर्लियर आ जाएगा। फिर आता है 31 सबसेक्शन 7 जिसमें हम सेल ऑन अप्रूवल की बात करते हैं। सेल ऑन अप्रूवल में कहा है कि उस दिन इनवॉइस बना देना होगा जिस दिन बायर ने एक्सेप्ट कर लिया। जिस दिन बायर ने एक्सेप्ट कर लिया मतलब बायर ने बोला ओके डन, यानी अपने अप्रूवल के लिए रिमूव किया था, सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट करके आपको बोल दिया डन मैंने इसे खरीद लिया है, यानी वो अप्रूव हो गया। या फिर जिस भी दिन रिमूव किया वहां से +6 मंथ्स, जिस भी दिन रिमूव किया वहां से +6 मंथ्स विच एवर इज अर्लियर, यानी कहने का मतलब है जब सेल ऑन अप्रूवल पे बेचा जाता है तो ऐसी उम्मीद करती है सरकार कि 6 महीने में तो हां बोल ही दोगे, तो अगर 6 महीने में हां बोल दिया तो जिस दिन हां बोला दैट इज द लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस, और अगर 6 महीने तक हां नहीं बोला
तो ऐसा मान लेंगे 6 मंथ के एंड पे कि वो जो डेट है दैट इज द लास्ट डेट टू इश्यू इनवॉइस, क्योंकि 6 मंथ में हम उसे डीम्ड सेल मान लेंगे कि ये बिक चुका है। 6 महीने में तो अप्रूवल आ ही जाना चाहिए ना, इट इज अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, तो नहीं आया तो भी हम उसे सेल मान लेंगे। यानी आपको सिंपली क्या करना है, द डेट व्हेन इट इज एक्सेप्टेड बाय द रेसिपिएंट और 6 months from removal, whichever is earlier, that will be your last date to issue invoice, जिसको कंपेयर किससे करोगे आप, एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस से, और उन दोनों में whichever is earlier आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। ध्यान रखना, अगर इनवॉइस मल्टीपल बनते हैं तो टाइम ऑफ सप्लाई भी मल्टीपल होंगे, यानी जितनी पार्ट बिलिंग की जाएगी उतने टाइम ऑफ सप्लाई भी क्रिएट होते जाएंगे। गुड्स के केस में, फॉरवर्ड चार्ज के केस में खाली और खाली इनवॉइस से मतलब है, यानी एडवांस में पेमेंट हो गया, अभी तक सामान नहीं गया, इनवॉइस नहीं बना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई टाइम ऑफ सप्लाई नहीं होगा। पेमेंट लेट हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा खेल इनवॉइस का है, इनवॉइस की एक्चुअल डेट और इनवॉइस की लास्ट डेट, दैट इज 12 सबसेक्शन 2 जो हमारा इनवॉइस चैप्टर के साथ रीड किया जाता है। टाइम ऑफ सप्लाई में एक छोटा सा बट बेहद इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है, और इस चेंज को समझने के लिए अब हमारा कनेक्शन आता है जो हमने एकदम फर्स्ट चैप्टर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में देखा था। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम टैक्सेबल हो गए हैं, जिसमें 6 आइटम्स हैं जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। उन 6 आइटम्स के रिलेटेड टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाएगा, उसके रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आया है जो हमें रीड करना है। समझना प्रॉब्लम क्या थी, फिर ही आपको यह सॉल्यूशन समझ में आएगा। आप जानते हैं एक्शनेबल क्लेम्स को गुड्स माना जाता है। अगर एक्शनेबल क्लेम्स को गुड्स माना जाता है और ये 6 स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम टैक्सेबल किए हैं, तो ये टैक्सेबिलिटी ऑफ गुड्स है। और अगर ये टैक्सेबिलिटी ऑफ गुड्स है तो सेक्शन नंबर 12 पढ़ना पड़ेगा आपको सीजीएसटी एक्ट का, ताकि आप इसका टाइम ऑफ सप्लाई निकाल सकें। सेक्शन नंबर 13 नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए होता है और एक्शनेबल क्लेम्स तो गुड्स है। एंड अगर आप सेक्शन नंबर 12 पढ़ेंगे तो आइडियली आप रीड कर रहे हैं 12 सबसेक्शन 2, क्योंकि 12 सबसेक्शन 2 सारे ट्रांजैक्शंस का टाइम ऑफ सप्लाई होता है। 12 सबसेक्शन 3 तो रिवर्स चार्ज के लिए होता है। 12 सबसेक्शन 4 तो वाउचर्स के लिए होता है। 12 सबसेक्शन 5 तो अगर कुछ नहीं मिलता, इनवॉइस वगैरह वगैरह, तब यूज किया जाता है। और 12 सबसेक्शन 6 तो लेट फीस या जो ब्याज वगैरह होता है उसके लिए होता है। यानी कि जो एक्शनेबल क्लेम है उसका टाइम ऑफ सप्लाई आपको चाहिए जो टैक्सेबल किए गए हैं 6 आइटम्स, तो आपको 12(2) पढ़ना पड़ेगा। अब 12(2) में क्या लिखा होता है, 12(2) में लिखा होता है कि इनवॉइस की डेट लेंगे, पेमेंट की डेट लेंगे और उन दोनों में से व्हिचएवर इज अर्लियर करेंगे। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि 12(2) में एक नोटिफिकेशन आपने पढ़ा होता है 6617, और 6617 ओवरराइड करता है सेक्शन नंबर 12 को और 12(2) को, और 12(2) को ओवरराइड करके क्या बोलता है, पेमेंट भूल जाओ, पेमेंट भूल जाओ, इनवॉइस के हिसाब से ही देखेंगे। एंड देयर बाय आप 2 डेट्स देखते हो, द एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड, व्हिचएवर इज अर्लियर। ये दो ही देखते हो आप, the actual date of invoice or the last date on which invoice should have been issued, whichever is earlier is your time of supply। इतना ही पढ़ते हो आप गुड्स के केस में, ये बात आप जानते हो। अब आप सोचो एक्शनेबल क्लेम भी यही आ गया। एक्शनेबल क्लेम यानी कि आप बेटिंग कर रहे हैं, कसिनो में जा रहे हैं, कसिनो में पैसा दे रहे हैं, कसिनो में पैसा दे रहे हैं तो आपने एडवांस पहले दिया होता है, एडवांस पहले होता है, बिलिंग वगैरह तो बाद में होती है, इनवॉइस वगैरह तो बाद में बनता है, पेमेंट तो पहले ही हो जाता है। पेमेंट अगर पहले ही हो जाता है और ये 6617 रहा अगर, तो फिर तो टाइम ऑफ सप्लाई तब तक नहीं होगा जब तक इनवॉइस नहीं बनेगा, क्योंकि एडवांस पे तो लगता ही नहीं है गुड्स में। यही तो अल्टीमेट क्रक्स होता है कि एडवांस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स पे कोई जीएसटी तब नहीं लगाया जाता, इनवॉइस पे ही लगाया जाता है। लेकिन एक्शनेबल क्लेम में तो सारा काम एडवांस पे चलता है, तो हम ऐसा कैसे अलाउ कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला और क्या कह दिया, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम पे 6617 नहीं लगेगा, 6617 को भूल जाओ। इसका मतलब ओरिजिनल 12 सबसेक्शन 2 लगेगा, ओरिजिनल 12 सबसेक्शन 2। एंड ओरिजिनल 12 सबसेक्शन 2 के तहत क्या करोगे आप, डेट ऑफ इनवॉइस भी लोगे और डेट ऑफ पेमेंट भी लोगे। डेट ऑफ इनवॉइस में 2 डेट्स, द एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन विच इट शुड हैव बीन इशूड, व्हिचएवर इज अर्लियर। एंड पेमेंट में भी 2 डेट्स, द डेट ऑफ क्रेडिट इन द बुक्स और क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट, whichever is earlier। और फिर उन दोनों डेट्स में से अर्लियर डेट ले ली जाएगी। ये सिर्फ किस में करना है, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम प्रोवाइड करने वाले रजिस्टर्ड पर्सन के केस में टाइम ऑफ सप्लाई निकालते वक्त करना है। जब मैं क्लास में ये प्रोविजन पढ़ाता भी हूं ना, तब हर बार सालों से पढ़ाते वक्त हमेशा ये बात पढ़ाता था कि 6617 ना हो
तो क्या करना है, और फिर कहता था ये अभी रिलेवेंट है, लेकिन एक दिन फ्यूचर में जब 6617 हटेगा तब ये रिलेवेंट होगा, और आज वो घड़ी आ गई, क्योंकि 6617 स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के सप्लाई पे नहीं लगेगा, इसका मतलब ओरिजिनल 12(2) लगेगा। समराइज कर देता हूं आपके लिए, गुड्स सप्लाई किए जा रहे हैं, तो आप देखें क्या वो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है या वो अदर्स है। अगर वो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है तो 12(2) के तहत इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, जिसमें इनवॉइस का मतलब दो चीजें और पेमेंट का मतलब दो चीजें जो आप जानते हैं पहले से। इनवॉइस का मतलब एक्चुअल डेट और लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड, विच एवर इज अर्लियर, एंड पेमेंट का मतलब बुक्स में एंट्री और क्रेडिट इन बैंक, विच एवर इज अर्लियर। ये करना होगा आपको, और फिर इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। अदर्स है तो जो पहले करते आते थे वही करो, 12(2) रेड विथ 6617, जबकि यहां 6617 नहीं लगा। रेड विथ 6617 मतलब इनवॉइस, दैट्स इट। इनवॉइस यानी दो चीजों में से विच एवर इज अर्लियर, द एक्चुअल डेट और द लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड, दैट्स इट। इतना ही हुआ है टाइम ऑफ सप्लाई में। आप रीड करेंगे तो इतनी सी बात यहां पर एक्सप्लेन की हुई है, तो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई के सारे, इनफैक्ट एक ही था, वो अमेंडमेंट कंप्लीट हो जाता है। देन आता है 12 सबसेक्शन 3 रिवर्स चार्ज इन केस ऑफ गुड्स। क्वेश्चन में बोला होगा गुड्स है, क्योंकि गुड्स का रिवर्स चार्ज आपके सिलेबस में नहीं है, ना इंटर में है ना फाइनल में है, वो आपको बताया हुआ होगा। तो अगर रिवर्स चार्ज इन केस ऑफ गुड्स बोला है तो उस सिचुएशन में आप तीन चीजें ढूंढेंगे। तीन चीजें क्या? जिस दिन रेसिपिएंट को गुड्स रिसीव हुए, जिस दिन गुड्स रिसीव हुए पहली डेट। दूसरा, जिस दिन आपने पेमेंट रिसीव की है, पेमेंट का डेट क्या है? जिसमें पेमेंट का डेट होता है, एक होता है बुक्स में एंट्री करना, रेसिपिएंट के बुक्स में एंट्री करना, और दूसरा होता है बैंक में डेबिट होना, विच एवर इज अर्लियर। ध्यान में रखना, बैंक में डेबिट बोला है, मतलब अगर कैश में हुआ होगा तो उस केस में बुक्स की एंट्री ही काम की होगी, बुक्स की एंट्री रेसिपिएंट की या बैंक में डेबिट, विच एवर इज अर्लियर पेमेंट डेट बनेगा। यानी पहला डेट हो गया रिसीट का डेट, दूसरा डेट हो गया पेमेंट का डेट। पेमेंट के डेट में दो बातें बता दी, बुक्स की डेट ऑफ रेसिपिएंट या डेबिट इन बैंक ऑफ रेसिपिएंट, विच एवर इज अर्लियर। और तीसरी डेट होगी इनवॉइस की जो भी एक्चुअल डेट है, उसमें 31 जोड़ना है, प्लस 31 करना है। तो अगर इनवॉइस की डेट 1 जून है तो 1 जून में प्लस 31 करना है। प्लस 31 करने पे जो डेट आएगी वो आपकी 31st डे ऑफ द इश्यू ऑफ इनवॉइस होगी। यहां लास्ट डेट मैटर नहीं करता, एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस ही मैटर करता है। अब जो तीनों डेट्स आ गई, उन तीनों में से विच एवर इज अर्लियर करना है, और तीनों में से विच एवर इज अर्लियर करने पे जो आंसर आएगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज इन केस ऑफ गुड्स। ध्यान में रखना, रिसीट की डेट लोगे, पेमेंट की डेट लोगे, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर करके, और तीसरा इनवॉइस की डेट में 31 डेज ऐड करोगे, और जो आएगा उन तीनों में से विच एवर इज अर्लियर करोगे, वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। अगर ये तीनों ही अवेलेबल नहीं है, ना रिसीट अवेलेबल है, ना इनवॉइस अवेलेबल है, ना पेमेंट, तो याद रखने की टेक्निक भी हो गई RIP, रेस्ट इन पीस। R इज रिसीट, I इज इनवॉइस प्लस 31, P इज पेमेंट की डेट। तीनों ही अवेलेबल नहीं है तो उस केस में 12(3) कहता है जिस भी दिन वो सर्विस रेसिपिएंट की बुक्स में रिकॉर्ड हुई, वही टाइम ऑफ सप्लाई होगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। रिसीट कब हुआ पता नहीं, इनवॉइस बना नहीं, पेमेंट की डेट पता नहीं, तो उस केस में डेट ऑफ सर्विस रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट को हम मजबूरी में आंसर बना देंगे। दिस इज ऑल अबाउट 12(3) का हमारा डिस्कशन। देन इसके बाद आता है 12(4) सप्लाई ऑफ वाउचर। सप्लाई ऑफ वाउचर मतलब बुकलेट्स वगैरह बेची जाती है, कूपन बुक्स वगैरह बेची जाती है, तो अगर ऐसे वाउचर सप्लाई किया गया है तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? सिंपल याद रखना है, अगर वाउचर बेचते वक्त वो वाउचर किस चीज के सामने यूज होगा, वो आइडेंटिफाइबल है, यानी द सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, तो टाइम ऑफ सप्लाई डेट ऑफ इश्यू ही होगा। बट जब वाउचर दिया गया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है, इसका मतलब वो यूज कई सारी चीजों के सामने किया जा सकता है जो भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए और बाद में ही पता चलेगा।
तो उस सिचुएशन में द आंसर इज द डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर। तो सिंपल याद रखना है, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर, इफ यू नो द सप्लाई एट द टाइम ऑफ इश्यू, देन द डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर इज योर आंसर। If you don't know it at the time of issue, then the date of redemption of voucher is your answer. 12.4 हो जाने के बाद आता है 12.5। 12.5 एक सपोर्ट सेक्शन है। 12.5 क्या बोलता है कि आपने 12.2 पढ़ा, आपको जवाब नहीं मिला, टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकाल पाए, कुछ अवेलेबल नहीं था। 12.3 पढ़ा, टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकाल पाए। 12.4 पढ़ा, टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकाल पाए, कोई बात नहीं, 12.5 में आ जाओ। 12.5 कहता है क्या आपने रिटर्न भरा है। अगर आपने रिटर्न भरा है तो जिस भी रिटर्न में इसे इंक्लूड किया होगा आपने, उस रिटर्न की ड्यू डेट टाइम ऑफ सप्लाई ली जाएगी। प्रैक्टिकली स्पीकिंग रेयरली ही किसी ने रिटर्न भरा होगा अगर ये सारी चीजें भी नहीं की। तो उस केस में अगर रिटर्न भी नहीं भरा है तो आप क्या करोगे, उस केस में जिस दिन टैक्स भरोगे, जिस भी दिन वो जीएसटी भरोगे सरकार को, उस दिन को टाइम ऑफ सप्लाई ले लिया जाएगा। सो इफ रिटर्न हैज बीन फाइल्ड, द ड्यू डेट ऑन विच रिटर्न इज फाइल्ड, ड्यू डेट बाय विच इज टू बी फाइल्ड, एंड अगर रिटर्न इज नॉट फाइल्ड, देन इन दैट सिचुएशन व्हाट इज द डेट ऑफ पेमेंट। ये हमारा 12.5 हो जाता है। देन आता है 12.6। 12.6 क्या कवर करता है कि वैल्यूएशन चैप्टर में इंटरेस्ट होता है, लेट फी होती है, या डिलेड पेमेंट का कोई पेनल्टी वगैरह लगता है, तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने किसी को गुड्स बेचे 2000 रुपए के, 2000 रुपए के गुड्स बेचे और मैंने उसको बोला भाई देख 2 महीने पे पेमेंट कर देना, अगर 2 महीने से लेट की ना तो ब्याज लगाऊंगा। तो ये जो ब्याज होता है इसे इंटरेस्ट कहते हैं, या पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट कहते हैं, या लेट फी बोलते हैं। ये भी चार्जेबल टू जीएसटी होती है। इट इज ऑल्सो चार्जेबल टू जीएसटी कि गुड्स बेचने पे अगर पेमेंट लेट मिला तो जो लेट मिला उसके लिए जो चार्ज लगाया वो लेट चार्जेस होते हैं जिसपे जीएसटी लगेगा। ये बात वैल्यूएशन चैप्टर में लिखी है। तो अब सवाल उठेगा कि जो ओरिजिनली गुड्स बेचे थे उसका टाइम ऑफ सप्लाई तो निकल गया होगा 12.2 या 12.3 व्हाटएवर के हिसाब से, डिपेंडिंग अपॉन फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज, लेकिन जो लेट पेमेंट आया वो तो बाद में आया और वो तो कंटिंजेंट था, पता नहीं कि आता भी या नहीं। तो जो लेट पेमेंट आया वो लेट पेमेंट पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो 12.6 सिंपली कहता है जिस दिन रिसीव होगा, वो जिस दिन रिसीव होगा, डेट ऑन विच दैट लेट पेमेंट इज रिसीव, यानी रिसीट बेसिस पे किया जाएगा। तो रिसीव हुआ है 16 जून को, तो 16 जून ही उसकी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, जिसके ऊपर अगले महीने की 20 तारीख तक आपको उसको पेमेंट करना पड़ेगा। ये हमारा 12.6 का डिस्कशन हो गया, जिसके साथ पूरा सेक्शन नंबर 12 हमने कवर कर लिया विथ इनवॉइसेस का जो हमारा लिंक है। ऐसे ही आ जाते हैं सेक्शन नंबर 13 पे। सेक्शन नंबर 13 टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज की बात करता है, जिसमें 13.1 रास्ता दिखाता है और 13.1 रास्ता दिखा के क्या कहता है कि भाई अब आप 13.2 से लेके 13.6 पढ़ लो, जिसमें 13.2 इज फॉरवर्ड चार्ज इन केस ऑफ सर्विस। इन केस ऑफ सर्विस 13.2 सबसे पहले क्या कहता है, देखो इनवॉइस के चैप्टर में जाओ, पहले ही चले जाओ और मुझे ये बताओ इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ या नहीं। क्योंकि अगर इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ तो टाइम ऑफ सप्लाई अलग होगा, और इनवॉइस अगर टाइम पे इशू हुआ है तो सप्लाई टाइम ऑफ सप्लाई अलग होगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करने के लिए इनवॉइस हैज बीन इशूड ऑन टाइम और नॉट, वो पहले जरूरी हो जाता है। तो मुझे यहां कट करना पड़ेगा, इनवॉइस के चैप्टर में जाना पड़ेगा और इनवॉइस के चैप्टर में सेक्शन 31 से पूछना पड़ेगा कि भाई बता क्या हुआ है। तो 31 सबसेक्शन 2 कहता है रेगुलर सप्लाई ऑफ सर्विस, 31 सबसेक्शन 5 कहता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, दैट इज कंस्ट्रक्शन सर्विस जैसा कुछ, जहां रेगुलरली सर्विस होती रहती है और धीरे धीरे पीरियोडिकल पेमेंट्स होते रहते हैं। कोई भी 3 महीने से ज्यादा लंबी सर्विस होती है तो वो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में आ जाता है एज पर द डेफिनेशन। एंड 31.6 की सर्विस दी जा रही थी बट एब्रप्टली टर्मिनेट हो गई, प्रीमेच्योरली टर्मिनेट हो गई, तो उस केस में इनवॉइस कब तक बनाना होगा। तो 31 सबसेक्शन 2 में जब हम रीडिंग करने जाते हैं तो 31 सबसेक्शन 2 कहता है इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस आप इनवॉइस सर्विस देने के पहले भी बना सकते हैं, सर्विस देने के दौरान भी बना सकते हैं, या सर्विस देने के बाद भी बना सकते हैं, यानी कंप्लीशन ऑफ सर्विस के बाद भी बना सकते हैं, लेकिन कंप्लीशन ऑफ सर्विस के 30 दिन में बनानी होगी। यानी अगर आपने सर्विस कंप्लीट की होगी 15 जून को तो 15 जून प्लस 30 दिन 15 जुलाई तक आपको आपका इनवॉइस बनाना पड़ेगा, यानी द लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस इज 15 जुलाई। अगर 15 जून का डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस है तो पहले भी बना सकते हो, 15 जून को भी बना सकते हो और 15 जुलाई तक बना सकते हो। हालांकि इनवॉइस इशू करने वाला अगर बैंकिंग कंपनी होता है, एनबीएफसी होता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है तो 30 डेज की जगह रीड किया जाता है 45 डेज, यानी जिस भी दिन सर्विस कंप्लीट हुई वहां से 45 डेज का टाइम मिलता है, दैट विल बी द लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस। अब यहां से जो भी आपका जवाब मिलेगा उसके बेसिस पे आपको यह पता चल जाएगा कि एक्चुअली इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ या नहीं। अगर टाइम पे इशू हुआ तो 13.2 कुछ और कहेगा, और अगर टाइम पे इशू नहीं हुआ तो 13.2 कुछ और कहेगा। दिस इज इन केस ऑफ रेगुलर सप्लाई ऑफ सर्विस। पर अगर समझो रेगुलर सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है, 31 सबसेक्शन 5 है,
तो 31 सबसेक्शन 5 पूछता है इन तीनों में से कौन सी सिचुएशन है, उसके हिसाब से बताऊंगा व्हाट इज द लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस। पहली सिचुएशन, क्या कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में जो पेमेंट्स होने वाली है बारी बारी करके, उनका ड्यू डेट पहले से सर्टेन है। अगर उनका ड्यू डेट पहले से सर्टेन है तो जो ड्यू डेट्स है वही लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस है, जो ड्यू डेट्स है। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह में जनरली डिफाइंड होता है कि भाई ये ड्यू डेट्स तक इतनी पेमेंट होनी है, तो वो जो ड्यू डेट्स होगी उतनी पेमेंट का उतना इनवॉइस उस डेट तक बन जाना चाहिए। अगर समझो कोई ड्यू डेट असर्टेन नहीं है और ऐसा बोला है सप्लायर ने जब मांगू तब दे देना, तो जब मांगूंगा तब दे देना, इसका मतलब कोई ड्यू डेट सर्टेनेबल नहीं है, यानी अनसर्टेनेबल है। तो उस केस में जब भी पेमेंट होगी ना, जब भी पेमेंट, तो जिस दिन पेमेंट होगी वही ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस होगी, वही लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस होगी जब पेमेंट होगी। कई बार ऐसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसा कहा जाता है पेमेंट कब करनी है ना, वो हम बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ कितना काम हो गया है, यानी इतना काम हो जाए ना तो इतना पेमेंट कर देना। तो ऐसी सिचुएशन में पेमेंट इज लिंक टू कंप्लीशन ऑफ इवेंट। तो अगर इट इज लिंक टू कंप्लीशन ऑफ इवेंट, तो जब उतना काम हो गया तो उतना काम हो जाने पे जितना पैसा बनता है उसकी ड्यू डेट वो हो जाएगी, यानी द ड्यू डेट इज लिंक्ड टू कंप्लीशन ऑफ इवेंट। तो द लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस will be that date on which the event is completed because the payment is linked to completion of event। यानी तीन सिंपल सिचुएशंस हो गई हमारी। पहली सिचुएशन, अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल है तो ड्यू डेट, अगर असर्टेनेबल नहीं है तो डेट ऑफ पेमेंट, और अगर लिंक टू कंप्लीशन ऑफ इवेंट है तो लास्ट डेट इज द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट। अब इससे पता चल जाएगा एक्चुअल डेट टाइम पे है या नहीं। अगर एक्चुअल डेट टाइम पे है तो 13(2) का जवाब अलग होगा, नहीं है तो 13(2) का जवाब अलग होगा, दैट इज 31(5). फिर होता है 31(6). ये इतना भी ज्यादा जरूरी नहीं है बट प्रैक्टिकल बहुत है। 31(6) में क्या होता है कि कोई सर्विस दी जा रही है, चाहे रेगुलर या कंटिन्यूअस सर्विस दे रहे हो आप, और सर्विस देते देते जो रेसिपिएंट है उसने हाथ खड़े कर दिए, उसने बोल दिया नहीं अभी मत देना, यानी मैं प्रीमेच्योरली टर्मिनेट कर रहा हूं, अभी यहीं पे खत्म करो बात और बताओ तुम्हारा कितना हुआ, मैटर क्लोज करते हैं। तो जैसे ही वो सीज हो गई सर्विस, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस मानी जाएगी, यानी उसका पूरा का पूरा इनवॉइस आपको उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बनाना होगा व्हेन सर्विसेज सीज टू एग्जिस्ट, यानी इसको प्रीमेच्योरली टर्मिनेट कर दिया गया है। तो अगर उसका इनवॉइस टाइम पे बन गया होगा तो 13(2) का जवाब अलग होगा, नहीं होगा तो जवाब अलग होगा। इस तरीके से इनवॉइस चैप्टर के 31(2), 31(5) और 31(6) से हमें यह पता चल जाएगा इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ या नहीं। अब अगर ये पता चल गया तो वापस आप 13 सबसेक्शन 2 टाइम ऑफ सप्लाई के चैप्टर में आओगे और चेक करोगे कि आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए, जिसमें ध्यान रखना नोटिफिकेशन 6617 खाली गुड्स के फॉरवर्ड चार्ज में था, सर्विसेज वगैरह में नहीं है। 6617 खाली 12(2) में था और कहीं नहीं है, जिसमें अब 13(2) क्या कहता है, अगर इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है तो इनवॉइस की डेट और पेमेंट की डेट, इनवॉइस की डेट और पेमेंट की डेट विच एवर इज अर्लियर, जिसमें पेमेंट की डेट क्या होगी, सप्लायर की बुक्स में एंट्री कब हुई और सप्लायर के बैंक में क्रेडिट कब हुआ, बैंक में क्रेडिट कब हुआ, विच एवर इज अर्लियर। जैसे हमने पहले 12(3) में देखा था रेसिपिएंट की बुक्स में और रेसिपिएंट के बैंक में डेबिट, वैसे यहां पे अब सप्लायर का एंगल होगा क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज है, सप्लायर के बुक्स में क्रेडिट, सप्लायर के बुक्स में एंट्री और बैंक में क्रेडिट, विच एवर इज अर्लियर। पेमेंट की डेट होगी, पेमेंट की डेट को इनवॉइस की डेट से कंपेयर करना है क्योंकि इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है, तो एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। बट अगर आप समझो ऐसा कहते हो इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ तो इनवॉइस की डेट इररिलेवेंट, क्योंकि इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ तो रेलेवेंट डेट क्या होगी, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, दैट इज द डेट ऑन विच द सर्विस इज प्रोवाइडेड, और दिस पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। यानी इनवॉइस टाइम पे इशू हो या नहीं, पेमेंट डेट तो है ही, वो तो कॉमन ही है। इनवॉइस टाइम पे इशू हो तो इनवॉइस की डेट लेके कंपेयर करोगे, और इनवॉइस टाइम पे इशू ना हो तो डेट ऑफ कंप्लीशन लेके कंपेयर करोगे, और उसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा व्हाट इज योर टाइम ऑफ सप्लाई। अब अगर पेमेंट टुकड़े टुकड़ों में हुआ है तो जितना पेमेंट हुआ है उतने टाइम ऑफ सप्लाई बनेंगे, और अगर इनवॉइस टुकड़े टुकड़े में बना है तो जितने इनवॉइसेस बने हैं उतने टाइम ऑफ सप्लाई क्रिएट होंगे। जैसे 12(2) के अंदर खाली इनवॉइस पे था तो टुकड़े टुकड़े इनवॉइस, तो टुकड़े टुकड़े टाइम ऑफ सप्लाई। वैसे यहां क्योंकि इनवॉइस और पेमेंट दोनों पे है, जितने पार्ट बिलिंग होगी, जितने पार्ट पेमेंट होंगे, उसके हिसाब से ये वर्क करने वाला है। अगर आप 13(2) में ना इनवॉइस की डेट मिलती है आपको, ना पेमेंट की डेट मिलती है, ना डेट ऑफ कंप्लीशन की सर्विस की डेट मिलती है, तो 13(2) कहता है जिस भी दिन सर्विस रिकॉर्ड की गई है, इन द बुक्स ऑफ सप्लायर, वही डेट को हम टाइम ऑफ सप्लाई बना लेंगे, क्योंकि हम मजबूर है, हमारे पास और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। एक छोटा सा बात यहां पर और एक्स्ट्रा है, एक छोटी सी बात एक्स्ट्रा क्या है, कई बार ऐसा होता है कि बिल आया समझो 5,000 रुपए का, 5,010 रुपए का बिल आया, 5,010 रुपए का बिल आया, और 5,010 रुपए का बिल आया तो मैंने पेमेंट करते वक्त 5,100 का कर दिया, 5,100 का राउंड ऑफ पे कर दिया मैंने। ये मैंने इसलिए ऐसा किया
क्योंकि मुझे पता है कि नेक्स्ट बिल भी आएगा और उस नेक्स्ट बिल में जितना एक्सेस करूंगा वो सेट हो जाएगा। तो अगर आपने एक्सेस पेमेंट की, तो एक्सेस पेमेंट अगर 1000 रुपए तक की एक्सेस पेमेंट 1000 रुपए तक की, तो जैसे 5010 का बिल आया और मैंने 5100 का पेमेंट किया, तो एक्सेस पेमेंट कितनी की? 90 रुपीज की। तो 90 रुपीज इज अप टू 1000 रुपीज। तो अगर मैंने एक्सेस पेमेंट अप टू 1000 रुपीज की, तो जितनी मैंने एक्सेस पेमेंट की ना, एट द ऑप्शन टू द सप्लायर, उसका टाइम ऑफ सप्लाई पेमेंट नहीं होगा, उसका टाइम ऑफ सप्लाई जब नेक्स्ट इनवॉइस आएगा वो माना जाएगा। ये चॉइस अवेलेबल है। बाकी अदरवाइज पेमेंट के बेसिस पे भी करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि पेमेंट अर्लियर आ गई होगी तो वो टाइम ऑफ सप्लाई आ गया होगा एज पर 13(2). लेकिन ये चॉइस दी गई है सप्लायर को कि कोई बात नहीं, अगर 1000 रुपए तक का एक्सेस पेमेंट किया है तो जितना एक्सेस पेमेंट किया है उसका पेमेंट के बेसिस पे टाइम ऑफ सप्लाई मत लेना। जब नेक्स्ट इनवॉइस बनाओगे जिसमें उसे सेटल करोगे तब भी ले लोगे तो भी चलेगा। तो ये एक छोटी सी बात है जो 1000 रुपए वाली बात यहां 13(2) में रेलेवेंट है। 12(2) में ऐसी कोई बात रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि 12(2) में पेमेंट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसलिए वहां 1000 रुपए वाली बात रेलेवेंस नहीं होल्ड करती। 13(2) के बाद हमारा डिस्कशन आ जाता है 13(3) पे। 13(3) रिवर्स चार्ज इन केस ऑफ सर्विस। अब याद रखना यहां रिवर्स चार्ज का चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, नोटिफिकेशन 13-17, क्योंकि अगर कोई चीज नोटिफिकेशन 13-17 में कवर हो रही है और 13-17 में उस पर रिवर्स चार्ज लग रहा है तो आप यहां आते हो, तो एग्जाम में इंस्टीट्यूट कॉम्बो क्वेश्चन बना सकती है कि पहले खुद आइडेंटिफाई करो रिवर्स चार्ज है और फिर यहां आके 13(3) के हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई निकालो। जैसे डायरेक्टर का क्वेश्चन दे देंगे, इंश्योरेंस एजेंट का क्वेश्चन दे देंगे, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का क्वेश्चन दे देंगे, कोई ऑथर है जो पब्लिशर को किसी भी तरीके का बुक्स वगैरह का जो कॉपीराइट वाला होता है वो उसके रिलेटेड राइट टू यूज वाला सर्विस दे देंगे। ऐसे जो आपके सर्विसेज पड़े हैं, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वगैरह वगैरह, वो सब यहां डाले जा सकते हैं, तो ये ध्यान में रखना। अब अगर रिवर्स चार्ज लग रहा है तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालना है? दो डेट्स, एक पेमेंट की डेट मतलब जिस दिन रेसिपिएंट की बुक्स में एंट्री हुई या जिस दिन बैंक में डेबिट हुआ, विच एवर इज अर्लियर। एंड दूसरी डेट जिस भी दिन इनवॉइस इश्यू हुआ, एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस में 61 डेज ऐड करना है। जैसे गुड्स के केस में 31 डेज था, यहां 61 डेज ऐड करने हैं आपको। तो अगर 1 जून की एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस है तो प्लस 61 करना है, और इन दोनों डेट्स में जो विच एवर इज अर्लियर होगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज, इन केस ऑफ सर्विस। यानी गुड्स से कंपेयर करो तो फर्क क्या हो गया? गुड्स में 3 चीजें थी, रिसीट की डेट, पेमेंट विच एवर इज अर्लियर की डेट और इनवॉइस प्लस 31। सर्विस में क्या हो गया? रिसीट की डेट तो होगी नहीं, क्योंकि गुड्स में कुछ रिसीट होता है, सर्विसेज में कोई रिसीट जैसी डेट नहीं होती है। तो पेमेंट की डेट रहेगी विच एवर इज अर्लियर, और इनवॉइस डेट में 61 डेज ऐड करना है, विच एवर इज अर्लियर किया जाएगा। अगर किसी कारण की वजह से पेमेंट की डेट और ये इनवॉइस की डेट अवेलेबल नहीं है तो उस केस में कहा हुआ है जिस भी दिन सर्विस रेसिपिएंट की बुक्स में रिकॉर्ड की होगी वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। 13(3) में एक छोटा सा प्रोविजो है, एक एक्सेप्शनल प्रोविजो है जो कहता है कि अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर आउटसाइड इंडिया है, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर आउटसाइड इंडिया है और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इन इंडिया है, सप्लायर इंडिया के बाहर है और रेसिपिएंट इंडिया में है, एंड सप्लायर और रेसिपिएंट एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज है। एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइंड है, तो आपको एग्जाम में गिवन होगा। वो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज फॉर एग्जांपल होल्डिंग सब्सिडरी है। अगर ऐसा है तो उस सिचुएशन में जो रिवर्स चार्ज सर्विस होगी उसका जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो हम जैसा बताएंगे वैसा करना है, ना कि जैसा अभी हमने 13(3) में बताया। तो क्या करना है? एक्सेप्शनल सिचुएशन में लिखा है जिस भी दिन रेसिपिएंट की बुक्स में सर्विस रिकॉर्ड हुई या जिस भी दिन पेमेंट हुआ, विच एवर इज अर्लियर, यानी इनवॉइस वगैरह की डेट काम की नहीं, जिस भी दिन सर्विस रेसिपिएंट की बुक्स में रिकॉर्ड हुई या डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सिंपल इतना आपको करना है। अगर सारी बातें पूरी हुई तो, सारी बातें मतलब क्या? सप्लायर आउटसाइड इंडिया है, रेसिपिएंट इन इंडिया है और दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइज है जिसमें कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस की जा रही है, तो उस सिचुएशन में रिवर्स चार्ज में पेमेंट इसी बेसिस पे किया जाएगा कि किस दिन बुक्स में रिकॉर्ड हुई सर्विस फॉर रेसिपिएंट और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ये हमारा 13 सबसेक्शन 3 हो गया। अब आ जाते हैं 13 सबसेक्शन 4, 13 सबसेक्शन 5, 13 सबसेक्शन 6। कॉपी पेस्ट, कुछ भी नहीं करना है, जो गुड्स में पड़ा था ना वही कॉपी पेस्ट, वाउचर में वही बात, अगर 2, 3, 4 फेल हो गए तो 5 में वही बात, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न या फिर पेमेंट अगर रिटर्न अवेलेबल नहीं है, और 13(6) में वही बात कि अगर इंटरेस्ट का कुछ भी लास्ट में ऐड हुआ होगा तो जितना ऐड हुआ होगा वो डेट ऑफ रिसीट के बेसिस पे किया जाएगा। मतलब और कुछ भी नया नहीं करना है, वही का वही सब कुछ कॉपी पेस्ट रहेगा। तो ये हमारा पूरा चार्ट कवर हो गया टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस का। तो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर पूरा हो गया। ये चैप्टर आपको इतना ध्यान में रखना है, गुड्स के लिए सेक्शन 12 और सर्विसेज के लिए सेक्शन नंबर 13। इस चैप्टर से पता क्या चल जाएगा? किस दिन की रेट लेनी है और किस दिन तक पेमेंट करना है। अब अगर आपको रेट मिल गई तो उस रेट को मल्टीप्लाई किससे करोगे? वैल्यू से, वैल्यू ऑफ सप्लाई से। एंड देयर बाय इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट चैप्टर में आ जाते हैं वेयर वी टॉक अबाउट वैल्यूएशन ऑफ
सप्लाई, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई, सेक्शन नंबर 15 विच इज रेड विथ रूल्स। हालांकि इंटरमीडिएट में तो हमें सिर्फ सेक्शन नंबर 15 ही पढ़ना है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज। सेक्शन 15 का अगेन एक पहले ओवरव्यू समझ लो। 15 सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर दो कंडीशंस पूरी हुई, तो जो ट्रांजैक्शन वाली वैल्यू है जिस पे आपने ट्रांजैक्शन किया है, वही ट्रांजैक्शन वैल्यू को हम वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे अगर दो कंडीशंस पूरी हुई तो। हालांकि 15 सबसेक्शन 2 के कुछ एडजस्टमेंट्स और 15 सबसेक्शन 3 के कुछ एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ सकते हैं, अदरवाइज आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर 15 सबसेक्शन 1 की दो कंडीशंस पूरी हो गई तो, अगर 15 सबसेक्शन 1 की दो कंडीशंस में से एक भी फेल हो जाती है तो 15(1), 15(2), 15(3) भूल जाओ। रूल्स के हिसाब से आपको पूरा कैलकुलेशन करना होगा जो सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 में दिया हुआ है। हालांकि रूल्स आपके सिलेबस में है नहीं, यानी 15 सबसेक्शन 4 इररिलेवेंट है, आपके लिए काम ही नहीं है, याद ही नहीं रखना है। ऐसे ही 15 सबसेक्शन 5 में कुछ ऑप्शनल वैल्यूएशंस हैं जो रूल में दिए हैं, जो भी आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको देखना ही नहीं है। आपको सिर्फ क्या देखना है, 15(1), 15(2), 15(3). 15(1) की दो कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन, सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में जो कंसिडरेशन है वो फुल्ली मॉनेटरी होना चाहिए, पूरा मॉनेटरी होना चाहिए, नॉन मॉनेटरी नहीं होना चाहिए जरा सा भी। यानी प्राइस शैल बी द सोल कंसिडरेशन फॉर सप्लाई। पहली बात, मनी फॉर्म ही होना चाहिए। दूसरी बात, सप्लायर और रेसिपिएंट रिलेटेड पर्सन नहीं होने चाहिए। अगर वो रिलेटेड पर्सन है या डिस्टिंक्ट पर्सन है तो फिर उस केस में हम रूल्स के हिसाब से इवैल्यूएशन करेंगे। मतलब बायर और सेलर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, होल्डिंग सब्सिडरी नहीं होना चाहिए, लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनरशिप फर्म के लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स नहीं होने चाहिए। ऐसे रिलेटेड पर्सन की जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं उस रिलेटेड पर्सन के हिसाब से वो रिलेटेड पर्सन नहीं होने चाहिए। डिस्टिंक्ट पर्सन की जो डेफिनेशन पढ़ते हैं उसके हिसाब से डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होने चाहिए। तो इफ प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर सप्लाई एंड बायर एंड रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड, नॉट डिस्टिंक्ट, तो उस केस में 15 सबसेक्शन 1 कहता है प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल टू द सेलर। तो जो भी प्राइस एक्चुअली पे की गई है या पे करने वाले हैं सेलर को, कौन करने वाला है? बायर, उसी को हम वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे, उसी ट्रांजैक्शन वैल्यू को हम असेसेबल वैल्यू मान लेंगे, वही हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई है। हालांकि 15 सबसेक्शन 2 की चीजें आपने शामिल की होनी चाहिए उसमें, और 15 सबसेक्शन 3 की चीजें शामिल नहीं की होनी चाहिए। तो अगर 15 सबसेक्शन 2 की चीजें शामिल है तो वेरी गुड, कुछ मत करो, नहीं है तो उन्हें ऐड करो। और 15 सबसेक्शन 3 की चीजें शामिल नहीं होनी चाहिए, तो अगर वो नहीं है शामिल तो वेरी गुड, कुछ मत करो, पर अगर वो शामिल है तो उन्हें आपको लेस करना पड़ेगा। ये बात जो मैंने बताई ये बड़ी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो आपको ये पहले समझना पड़ेगा कि जो वैल्यू दी हुई है उसमें क्या आ गया है और क्या नहीं आया है। क्योंकि जो आ गया है और वो आना चाहिए तो कुछ मत करो, खाली वर्किंग नोट बनाओ, और कुछ आना चाहिए पर आया नहीं है तो उसे ऐड करो और वर्किंग नोट बनाओ। ऐसे ही कुछ चीजें जो नहीं आनी चाहिए और नहीं आई है तो कुछ मत करो, खाली वर्किंग नोट बनाओ, और कुछ चीजें जो नहीं आनी चाहिए पर आ गई है उसे लेस करो और वर्किंग नोट बनाओ। तो 15(2) में जितनी चीजें हैं ना वो सब ऐड होनी चाहिए, मतलब अगर एडेड नहीं है तो ऐड करो। और 15(3) में जितनी भी चीजें हैं ना वो लेस होनी चाहिए, मतलब कि अगर लेस हुई है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो लेस करना पड़ेगा। जिसमें पहले 15(2) का ABCDE देख लेते हैं। ये आपको एकदम ऐसे ही याद कर लेना चाहिए क्योंकि एग्जाम में यूज होता ही है। 15(2)A क्या कहता है? किसी भी तरह का टैक्स, ड्यूटी, सेस, फी किसी भी कानून की तरह लग रहा है, किसी भी कानून के तहत लग रहा है फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, तो वो आपके वैल्यू का पार्ट होना चाहिए। एनी टैक्स, ड्यूटी, सेस चार्ज अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमने टोबैको खरीदा है तो टोबैको पे एक्साइज भी लगता है, वैट भी लगता है, तो जो एक्साइज और वैट की वैल्यू है उसको शामिल करनी है और फिर जो वैल्यू आएगी उस पे जीएसटी लगाया जाएगा, यानी टैक्सेस अंडर एनी लॉ को इंक्लूड करने हैं। ऐसे ही हमने किसी पर्सन से रेंट लिया है और रेंट के साथ साथ हमने उसे म्युनिसिपल टैक्सेस भी लिए हैं, तो जो जीएसटी लगाया जाएगा वो रेंट प्लस म्युनिसिपल टैक्स की जो वैल्यू है उस पे लगाया जाएगा। कुछ लोकल बॉडीज आज भी एंटरटेनमेंट टैक्स लेते हैं कुछ जगहों पे, तो अगर किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड कर गई उस पर एंटरटेनमेंट टैक्स लगा तो जो एंटरटेनमेंट टैक्स लगा उसको शामिल करना है और फिर जीएसटी लगाना है। इस पॉइंट को लेके एक सर्कुलर ने क्लैरिफिकेशन भी दिया था कि जो टीसीएस की वैल्यू होती है एज पर इनकम टैक्स, टीसीएस की वैल्यू जो ओवर एंड अबव चार्ज की जाती है उसको इंक्लूड नहीं करना है। तो मैंने 1 लाख की सप्लाई की, 1 लाख की सप्लाई पे अगर 1% टीसीएस लगा है एज पर सेक्शन 206C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो वो जो 1% है उसको ऐड करके जीएसटी नहीं लगाना है, उसको इग्नोर करना है। तो टीसीएस शामिल नहीं किया जाता, जैसे टीडीएस लेस नहीं किया जाता। मतलब 1 लाख की सप्लाई पे अगर टीडीएस 1% कट रहा है तो 1% काट के जो वैल्यू आती है उस पर जीएसटी नहीं लगता, जो 1 लाख की ओरिजिनल वैल्यू है, ग्रॉस वैल्यू है, उसी पे जीएसटी लगाया जाता है। मतलब बेसिकली इनकम टैक्स के टीडीएस और टीसीएस को इग्नोर करो जैसे वो है ही नहीं,
मतलब टीडीएस अगर लेस किया है तो ऐड बैक करना पड़ेगा और टीसीएस अगर ऐड किया है तो उसे हटाना पड़ेगा। जैसे वो होते ही नहीं तो क्या होता, वो ट्रीटमेंट करना होता है। ये एक सर्कुलर ने टीडीएस टीसीएस के रिलेटेड क्लियर किया है। ऑब्वियसली जब हम टैक्स ड्यूटी सेस कह रहे हैं तो इट डज नॉट इंक्लूड जीएसटी और जीएसटी सेस, क्योंकि जीएसटी सेस निकालने के लिए तो ये सब कर रहे हैं ना। तो जीएसटी सेस पहले ही कैसे वैल्यू में ऐड होगा? वैल्यू में अगर वो पहले ही ऐड हो गया तो पहले उसे हटाओ और फिर जो वैल्यू होगी उस पे रेट लगा के जीएसटी सेस लगाना है, क्योंकि पूरे जीएसटी में सब रेट बेस्ड ही है, वैल्यू बेस्ड ही है, यानी कुछ भी क्वांटिटी बेस्ड नहीं है। जीएसटी आइटम के हिसाब से नहीं चलता, वैल्यू के हिसाब से ही चलता है पूरी तरह से। 15(2)A हो गया। 15(2)B क्या कहता है? कोई अमाउंट जो पे तो सप्लायर को करना था बट पे रेसिपिएंट ने कर दिया और उसे आपने अपनी ट्रांजैक्शन वैल्यू में नहीं लिया तो उसे लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी पर्सन को सर्विस प्रोवाइड की और वो मुझे 10,000 देना चाहिए, वो मुझे 10,000 देना चाहिए, तो वो 10,000 देगा तो मैं इनवॉइस 10,000 का बनाऊंगा और उस पर जीएसटी लगाऊंगा। तो रेसिपिएंट को 10,000 देने थे, सप्लायर को 10,000 मिलने थे, पर मैंने रेसिपिएंट को बोला तू एक काम कर 4,000 मिस्टर एक्स को दे दे, 4,000 मिस्टर एक्स को दे दे। क्यों दे दे? क्योंकि मुझे देने थे उसको, तो तू मुझे देगा और फिर मैं उसे दूंगा, इससे अच्छा तू ही सीधे दे दे। मतलब द अमाउंट सप्लायर वाज लायबल टू पे वाज 4,000 रुपीज which was incurred by the recipient। तो मैंने बिल क्या किया फिर 6,000 का बनाया, ये बोल के कि तुझे 10 देने थे पर तूने 4 तो उसको दे दिए जिसको मैंने देने को कहे, तो तेरा बिल 6,000 का है। अगर आपने ऐसा किया होगा तो 6,000 का बिल बनाया तो 4,000 ऐड करना पड़ेगा, और अगर ये सब करने के बावजूद भी बिल 10,000 का ही बनाया होगा तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो इफ एनी अमाउंट दैट द सप्लायर वाज लायबल टू पे बट इट हैज बीन इनकर्ड बाय द रेसिपिएंट, देन वो ऐड करना होता है आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के लिए। 15(2)C बड़ा सिंपल सा है, कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंस है, एंसिलरी खर्चा है, वो हमेशा वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। जैसे गुड्स बेचने के साथ साथ पैकिंग का भी खर्चा हुआ तो लेना पड़ेगा। अब इंस्टीट्यूट इसमें आपको कुछ भी बोले, प्रोटेक्टिव पैकेजिंग, स्पेशल पैकेजिंग, नॉर्मल पैकेजिंग, अरे भाई खर्चा है ना, किसी भी तरह की पैकेजिंग को क्या फर्क पड़ता है? कोई कमीशन वगैरह लगाया उसको जोड़ना पड़ेगा। कोई भी तरह का इंसिडेंटल या एंसिलरी एक्सपेंस है, फ्रेट वगैरह लगा है, इंश्योरेंस वगैरह लगा है, एंसिलरी एक्सपेंसेस लगे हैं, वो सब जोड़ने पड़ेंगे। ये बात सिर्फ यहां नहीं है, सेक्शन 8 कॉम्पोजिट सप्लाई में भी है, उससे डायरेक्टली लिंक होता है, क्योंकि सेक्शन 8 कॉम्पोजिट सप्लाई यही बोलता है ना, कोई चीज देने में अगर कुछ छोटी मोटी छुटपुट चीजें हैं और वो नेचुरली बंडल्ड है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो उसको भी शामिल करना होता है, और जो प्रिंसिपल सप्लाई की रेट होती है वही रेट पूरी की पूरी वैल्यू पे लगाया जाता है। तो गाड़ी दी, गाड़ी के साथ टूल किट भी दी, तो टूल किट की वैल्यू को भी गाड़ी की वैल्यू में इंक्लूड करके गाड़ी का ही रेट पूरी की पूरी वैल्यू पे लगाया जाएगा, क्योंकि कार के साथ टूल किट देना नेचुरली बंडल्ड होता है। ये 15(2)C में आ गया। 15(2)D अभी हमने टाइम ऑफ सप्लाई में देखा था, किसी भी तरह का इंटरेस्ट है, लेट फी है या पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट है, वो इंक्लूड होगा। अब यहां क्लैरिटी बहुत जरूरी है। व्हेन वी से इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी, तो वी आर नॉट मीनिंग द पेनल्टीज विच आर लीविड बाय द लॉ। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्टैट्यूटरी पेनल्टीज, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्चुअल पेनल्टीज जो लगाई जाती है अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ऑनर नहीं किया हो, या कॉन्ट्रैक्ट में जो पेमेंट करने की डेट बोली थी वो डेट आपने मीट नहीं की हो, जिसमें भी बड़ा डिस्कशन होता है कि कौन सी चीजें आएंगी और कौन सी नहीं, जिसे हमने अमेंडमेंट क्लास में सेपरेटली सर्कुलर के थ्रू कवर किया था। जो सर्कुलर लिक्विडेटेड डैमेजेस, चेक डिसऑनर चार्जेस, लेट फीस, पेनल्टीज, इन सब की बात करता था, तो वो तो हमको ध्यान में रखना ही है। बाकी अदरवाइज हम यहां वैसे कौन से इंटरेस्ट और लेट फी की बात कर रहे हैं जो लगाया जाता है बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो सर्कुलर के हिसाब से इंक्लूड होता है उसे आपको यहां पर इंक्लूड करना होगा। 15(2)E क्या होता है? कोई भी सब्सिडी या लिंक टू प्राइस, कोई भी सब्सिडी या लिंक टू प्राइस, उसे आपको शामिल करना होगा। हालांकि इफ इट इज गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दी है तो नहीं आएगा। एग्जांपल, मैं किसी को 10,000 रुपए में कोई सामान बेच रहा हूं एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा 10,000 में मत बेचो, 4,000 में बेचो, 6,000 हम देंगे, तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई 4,000 ही है, क्योंकि जो सब्सिडी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने दी। यही अगर हम बदल के ऐसा बोल दें कि जो सब्सिडी है वो किसी एनजीओ ने दी अपने सीएसआर फंड में से, किसी कंपनी ने दी अपने सीएसआर फंड में से, तो उस केस में भले मैंने सामने सप्लाई 4,000 की और मुझे 6,000 आगे से मिल गए, स्टिल मेरी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है जिसपे जीएसटी लगाया जाएगा वो 10,000 ही होगा। यानी एनी काइंड ऑफ सब्सिडी दैट इज लिंक्ड टू प्राइस, किसी भी तरह की वो इंक्लूड होगी, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की इंक्लूड नहीं होगी। इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी नहीं होगी, ये बात कंसिडरेशन की डेफिनेशन में भी लिखी हुई है 2 क्लॉज 31, जब हम पढ़ते हैं कि सीजी और एसजी की चीजें कवर नहीं की जाती है। ये 5 क्लॉजेस क्या क्या इंक्लूड करना है उनकी बात करते हैं। देन 15(3) आता है। 15(3) के अंदर दो, एक ए और एक बी, दोनों डिस्काउंट की बात करते हैं। ये थोड़ा जरूरी है समझना। 15(3)A क्या कहता है? आप किसी पर्सन को कुछ बेचते वक्त इनवॉइस पे ही डिस्काउंट दे देते हो, इनवॉइस पे ही रिकॉर्ड इट ऑन द इनवॉइस ऑन द फेस, तो 15(3)A कहता है उसे लेस करने के बाद जो वैल्यू आई होगी ना उसी पे जीएसटी लगाया जाएगा। जैसे ट्रेड डिस्काउंट
क्वांटिटी डिस्काउंट, बल्क डिस्काउंट, कमर्शियल डिस्काउंट कि अच्छा वैल्यू का खरीदा आपने सामान तो डिस्काउंट कर दिया, तो ऑन द फेस ही डिस्काउंट हो जाता है ना, वो 15(3)(a) के हिसाब से एक्सक्लूड कर देना होता है, लेस कर देना होता है। लेकिन कुछ डिस्काउंट होते हैं ना, वो जब आप इनवॉइस बना रहे हो तब लेस नहीं होते, क्योंकि वो कंटीजेंट होते हैं किसी बात पे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको 15(3)(b) पढ़ना होगा, यानी एनीथिंग which is to be provided after supply, any discount to be provided after supply। तो इनवॉइस तो पहले बन जाएगा, और इनवॉइस बन जाएगा तो पूरी वैल्यू पे एक बार तो जीएसटी लग चुका होगा, और अब बाद में अगर आपको डिस्काउंट लेस करने का मौका मिल रहा है तो 15(3)(b) के थ्रू किया जाएगा, और 15(3)(b) के थ्रू किया जाएगा ना, तो इनवॉइस तो बन चुका है, तो अब आपको क्रेडिट नोट बना के ही उसको घुमाना पड़ेगा, क्योंकि पहले से जीएसटी तो पूरा का पूरा जा चुका होगा। अब आपको क्रेडिट नोट बना के उसको घुमाना देखना होगा, जिसमें 15(3)(b) की कंडीशंस क्या है। 15(3)(b) कहता है कि देखो, आप जो डिस्काउंट है वो तो बाद में डिसाइड करने वाले हो, वो तो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन वो डिस्काउंट देना है या नहीं, उसके टर्म्स एंड कंडीशन सप्लाई करते वक्त या सप्लाई करने से पहले डिसाइड हो जाने चाहिए। अगर टर्म्स एंड कंडीशन बाद में डिसाइड हुए ना, तो फिर 15(3)(b) उसको एक्सक्लूड करने नहीं देगा, और जो जीएसटी लग गया वो लग गया। यानी सबसे क्रिटिकल चीज है, डिस्काउंट शैल बी एस्टैब्लिश्ड इन द टर्म्स ऑफ पेमेंट व्हिच इज एंटर्ड एट और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई, एंड इट क्लियरली मेंशंस कि ये डिस्काउंट किस इनवॉइस के रिस्पेक्ट में है। एंड जब ये लेस किया जाएगा डिस्काउंट थ्रू अ क्रेडिट नोट, तो उस सिचुएशन में जो हमारा रेसिपिएंट है उसने तो पूरा आईटीसी ले लिया होगा इनवॉइस के बेसिस पे, उस रेसिपिएंट को जितना एक्सेस आईटीसी उसने ले लिया उसे रिवर्स भी करना पड़ेगा। जब वो उसे रिवर्स करेगा और सारी कंडीशंस पूरी हो जाएगी, तो उस सिचुएशन में सप्लायर क्रेडिट नोट बना के जो जीएसटी का अमाउंट उसने एक्सेस पे कर दिया था उसे रिवर्स कर सकता है। ये 15(3)(b) कहता है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा कहता है 15(3)(b) के रिलेटेड कि टर्म्स ही बाद में डिसाइड हुए, साल खत्म हो जाने के बाद हमने डिसाइड किया, पहले ऐसी कोई बात ही नहीं की थी हमने, तो उस केस में क्रेडिट नोट तो बनेगा, क्योंकि वैल्यू तो रिड्यूस होगी, लेकिन उसे हम कमर्शियल क्रेडिट नोट बोलेंगे। कमर्शियल क्रेडिट नोट मतलब बिजनेस का क्रेडिट नोट बोलेंगे, उससे जीएसटी पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो 15(3)(a) में तो ऑब्वियसली नहीं आया, 15(3)(b) में भी नहीं आया। इसे हम सेकेंडरी डिस्काउंट भी बोलते हैं। सेकेंडरी डिस्काउंट ये एक सर्कुलर के अंदर बताया गया है, सेकेंडरी डिस्काउंट यानी कि बाद में आपको जाके दे दिया गया, तो सेकेंडरी डिस्काउंट में कमर्शियल क्रेडिट नोट बनता है, क्रेडिट नोट ऑफ सेक्शन 34 नहीं बनता है, जिसके तहत जीएसटी का वैल्यू रिवर्स किया जाता है। मतलब कमर्शियल क्रेडिट नोट में जीएसटी का वैल्यू रिवर्स नहीं होता, जिसके अंदर आईटीसी भी रिवर्स किया जाता है बाय द रेसिपिएंट। तो ये बातें 15(3)(b) में सेटिस्फाई की जाएगी। ये हमारा कोर डिस्कशन हो गया। 15(1), 15(2), 15(3) के प्रोविजंस में हमें क्या ध्यान में रखना है। अब थोड़ा क्वेश्चन रिलेटेड डिस्कशन करना बड़ा जरूरी है इस चैप्टर में। वैल्यूएशन चैप्टर में एग्जाम में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम क्या होता है बताऊं? आपको जब क्वेश्चन दिया होता है ना, तो ये समझ में नहीं आता कि ये हो चुका है या ये करना बाकी है, एंड उसकी वजह से कई बार गड़बड़ हो जाती है। जैसे मैं आपके साथ कुछ सैंपल डिस्कस करता हूं, जैसे ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, लिस्ट प्राइस 50,000, ब्रैकेट में लिखा है एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स एंड डिस्काउंट। एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स एंड डिस्काउंट, तो इसका मतलब समझना, एक्सक्लूसिव वर्ड कभी भी दिया हो ना, तो इसका मतलब इट इज नॉट येट ट्रीटेड। इट इज नॉट येट ट्रीटेड मतलब कि अगर डिस्काउंट देना है ना, तो वो देना बाकी है, अभी आप दोगे। अगर कोई टैक्स ऐड होना है ना, तो वो टैक्स अभी आप ऐड कर लेना, अभी तक हमने उसको ट्रीट किया नहीं है। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, एक्सक्लूसिव वर्ड को क्या इंटरप्रेट कर लेते हैं कि ये लेस हो चुका ना क्योंकि एक्सक्लूसिव है। अरे एक्सक्लूसिव है मतलब ये जो लिस्ट प्राइस बताइए वो इन दोनों को किए बगैर बताइए, इन दियो को करे बगैर बताइए, इसलिए एक्सक्लूसिव वर्ड यूज हो तो समझना दे आर नॉट येट ट्रीटेड, उन्हें अभी तक ट्रीट नहीं किया गया है। तो ये एक इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी हो जाती है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। ऐसे ही किसी क्वेश्चन में लिखा होता है कि जो वैल्यू है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। अगर ऐसा बोला है वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, तो पहले उसे एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी करो, मतलब उसमें से जीएसटी हटाओ। वो जीएसटी हटाने के लिए सिंपल फॉर्मूला क्या लगाओगे, जैसे यहां बोला है 11 लाख में 18% जीएसटी है, तो 11 लाख इंटू 100/118, तो इंटू 100/118 करोगे तो वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी। क्योंकि 11 लाख जो है ना वो वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं है, वो ग्रॉस अमाउंट चार्ज है। वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस जीएसटी इज इक्वल टू ग्रॉस अमाउंट चार्ज होता है। तो ग्रॉस अमाउंट चार्ज में से जीएसटी हटाओगे तो आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई मिल जाएगी। इस क्वेश्चन में एक चीज और देखो, जैसे कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू इंक्लूड्स फॉलोइंग बोला है, इंक्लूड्स बोला है ना, मतलब ये आ चुका है, आ चुका है। अब अगर आना चाहिए तो रहने दो, नहीं आना चाहिए तो इसे हटाओ। ऐसे ही नीचे अदर इंफॉर्मेशन दिया है, अदर इंफॉर्मेशन दिया है मतलब अभी तक कोई ट्रीटमेंट की नहीं है, आपको इसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। यानी एक्सक्लूसिव जैसा हो गया कि अगर ट्रीट करना है, ऐड करना है तो कर दो, लेस करना है तो कर दो, अभी तक हमने कुछ नहीं किया है। दैट इज व्हाट अदर इंफॉर्मेशन मींस। तो इंक्लूड्स बोला है तो हो चुका है, एक्सक्लूसिव बोला है मतलब अभी तक कुछ किया नहीं है, अदर इंफॉर्मेशन बोला है मतलब अगेन अभी कुछ किया नहीं है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और आता है इस तरीके का, जिसमें देखो लिखा है कि कंसिडरेशन जो है वो 6 लाख रुपए का है, जो मनी ओड टू वेंडर्स है 30,000 का, वो पेड बाय ए लिमिटेड है।
तो 6,30,000 हो गया, क्योंकि 30,000 अमाउंट द सप्लायर इज लायबल टू पे बट इट हैज बीन इनकर्ड बाय रेसिपिएंट। अब जो इंटरेस्ट पेड बोला है 15,000 वो भी शामिल होगा, क्योंकि 15(2)D के अंदर हमने बोल दिया वो भी शामिल होगा। बट यहां एक छोटा सा चैलेंज क्या आता है कि ये 15,000 को इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी माने या एक्सक्लूसिव। नोट लगाएं, हमेशा नोट लगाएं इस 15,000 की अमाउंट के लिए। लेकिन कई बार क्वेश्चन इंस्टीट्यूट इस तरीके से देती है कि पता चल जाता है क्या हुआ है, जैसे कि वो ऐसा लिख के देंगे 15,000 रुपए का इंटरेस्ट है और सामने वाली पार्टी ने ऐसा बोला है हम और कुछ नहीं देने वाले, दिस इज द फुल एंड फाइनल पेमेंट। तो फिर उस केस में समझ जाना कि जो 15,000 का अमाउंट है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है और वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करते वक्त आपको इसमें से जीएसटी का कंपोनेंट जो भी रेट क्वेश्चन में दिया होगा उसके हिसाब से हटाना होगा और फिर ही उसे ऐड करना होगा। तो ये अगेन एक छोटी सी बात ध्यान में रखना। देखो ये क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन भी अगेन पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें लिस्ट प्राइस देके ब्रैकेट में क्या लिखा है, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस बोला हुआ है, इसका मतलब अभी तक टैक्सेस के रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट किया हुआ नहीं है। मतलब अगर वो ऐड होंगे तो उसे ऐड करो, आपको उसे ऐड करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको यहां पर देखो दो तरह की सब्सिडीज दी है, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम एनजीओ। तो अब इसको क्या मानेंगे, हुआ या नहीं? तो नीचे देखो लास्ट में लिखा था लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इज नेट ऑफ टू सब्सिडीज रिसीव्ड। नेट ऑफ टू सब्सिडीज रिसीव मतलब जो दिया है वो दोनों लेस हो चुके हैं, नेट ऑफ है। नेट ऑफ है मतलब कम करने के बाद है। तो अब जो कम करने के बाद है अगर वो कम होने ही चाहिए तो कुछ मत करो, और कम करने के बाद है और वो कम नहीं होनी चाहिए तो ऐड बैक कर दो। जैसे सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट 7,10,000 कम हो चुका है और कम होना ही चाहिए तो कुछ मत करो। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम एनजीओ 5,50,000, ये कैसे कम कर दिया, ये तो 15(2)E के हिसाब से आएगा ना, तो इसे ऐड बैक करना पड़ेगा आपको। इस तरह से रीडिंग की जाएगी। अगेन इसमें देखो लेट फी पेड बाय रेसिपिएंट फॉर डिलेड पेमेंट 5,06,000 और ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, रेसिपिएंट हैज एग्रीड टू पे 5,06,000 इन लम सम एंड नो एडिशनल अमाउंट इज पेबल बाय हिम। हिंट दे दिया ना, 5,06,000 इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, यानी वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते वक्त 5,06,000 इंटू 100/118 करना है, क्योंकि 18% की जीएसटी रेट दी हुई है और उसके हिसाब से जो बैलेंस होगा वो वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। ऐसे ही देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड अदर चार्जेस मेंशन बिलो, यानी कि जो भी है वो अभी करना बाकी है, बिकॉज एक्सक्लूसिव मतलब नॉट येट ट्रीटेड हो जाता है हमारा। इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज ये जो मैं आपके साथ थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहा हूं ये पास्ट जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही हमारा डिस्कशन हो रहा है। नाउ इसके बाद आ जाता है कुछ सर्कुलर का डिस्कशन। ये क्विकली ले लेते हैं, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स कहीं ना कहीं किसी मेन क्वेश्चन में जुड़ जाते हैं। जैसे यहां पर एक सर्कुलर आया हुआ है 2019 में विच टॉक्स अबाउट फ्री सैंपल्स एंड गिफ्ट्स। जो फ्री सैंपल्स एंड गिफ्ट्स होते हैं क्या उन्हें सप्लाई माना जाता है एंड क्या उस पर जीएसटी लगाया जाता है? सो द आंसर इज नो। जब कंसिडरेशन ही नहीं है तो जीएसटी लगेगा ही नहीं, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं होगा, कोई फ्री सैंपल या गिफ्ट है। अगर कोई फ्री सैंपल या गिफ्ट आप खरीदते हो और फिर यानी कि कोई सैंपल आपने खरीदा और फिर उसको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया, तो जब फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया तब पेबल नहीं आया, तो जब आपने उसे खरीदा तो जो उसके ऊपर आईटीसी था वो भी अवेलेबल नहीं होगा, वो भी इनएडमिसिबल हो जाएगा। ये बात 17 सबसेक्शन 5 में भी लिखी है कि कोई चीज लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड या रिटर्न ऑफ होती है जिसमें फ्री सैंपल गिफ्ट्स आते हैं तो उस पर आईटीसी नहीं मिलता। एक और छोटा सा दिया हुआ है बाई वन गेट वन फ्री। बाई वन गेट वन फ्री, इसका मतलब कई बार हम वो साबुन खरीदते हैं तो ऐसा 3 साबुन एक साथ होते हैं और उसमें लिखा होता है 2 खरीदोगे तो 1 मिलेगा, और उसके ऊपर एक पट्टा बना के लिखा होता है कि तीनों साबुन का मिला जुला के 20 रुपया है। तो जब ऐसा लिखा है ना तीनों साबुन का मिला जुला के 20 रुपया है तो 20 रुपया वैल्यू ऑफ सप्लाई है। ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं, सिंपली क्योंकि वो पूरे के पूरे 3 साबुनों को एक गुड्स माना गया है और वो एक गुड्स का रेट जो दिया है ना वही रेट लिया जाएगा। वहीं अगर छुट्टे में खरीदती हो तो 10-10-10 तीनों के अलग अलग लगते हैं, तो तीनों का 10-10-10 30 रुपए हो जाएगा फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई, क्योंकि आप छुट्टे में अलग अलग खरीद रहे हो तो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई अलग अलग होती है। यही चीज यहां पर प्रोवाइड किया हुआ है। ऐसे ही स्टैगर्ड डिस्काउंट। स्टैगर्ड डिस्काउंट मतलब क्या होता है कि इतने तक खरीदोगे तो इतना टका डिस्काउंट, इससे ज्यादा और इतने तक खरीदोगे तो इतना टका डिस्काउंट। तो आपने जितना खरीदा होगा उसके हिसाब से जितना डिस्काउंट मिला होगा उसके बाद जो वैल्यू आई होगी ना वही वैल्यू ऑफ सप्लाई है, क्योंकि ये तो इनवॉइस में ही हो जाता है। तो 15(3)(a) के हिसाब से जितना डिस्काउंट है वो लेस हो गया ना जितना आपने खरीदा उसके हिसाब से, तो बस वही काम हो जाएगा। जो आपके पीरियोडिक या ईयर एंड डिस्काउंट होते हैं ना, पीरियोडिक या ईयर एंड डिस्काउंट, वो कभी भी लेस नहीं किए जाते हैं, बिकॉज वो इनवॉइस पे नहीं आते और वो एग्री नहीं किए हुए होते हैं। यानी कि अगर आपको कभी भी बोला जाए ईयर एंड पे डिस्काउंट है या ऐसा कुछ भी है तो उसको इग्नोर करना है, उसका कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, उसे कहीं भी आपको लेस करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही हम सेकेंडरी डिस्काउंट की बात कर रहे हैं तो सेकेंडरी डिस्काउंट में यही होता है, मैंने 10 रुपए में कोई सामान बेचा और बाद में सामने वाली पार्टी जब पेमेंट करने आई तो मगजमारी कर रही है कि नहीं हम तो 9 रुपए देंगे, तो आपने बोला चल यार दे यार 9 रुपए दे, मैटर क्लोज कर। तो जो जीएसटी 10 रुपए पे लगा होगा ना वो 10 रुपए पे ही लगेगा, 1 रुपए पे जीएसटी रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि तुमने पहले से कोई नक्की नहीं कर रखा था कि ऐसा कोई डिस्काउंट देने वाले हो, ये तो खाली रेट डिफरेंस किया है तुमने। तो ऐसा कोई रेट का चेंजेस किए गए हैं तो वो सेकेंडरी डिस्काउंट होता है, जिस केस में आप कमर्शियल क्रेडिट नोट इश्यू करोगे और उसको आप डिडक्ट नहीं करने वाले हो फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग जीएसटी। ये छोटा सा हमारा एक और पॉइंट हो गया। देन एक पॉइंट आता है विद रिगार्ड टू क्लेरिफिकेशन विद रिगार्ड टू ईएमआई। ईएमआई वगैरह के रिलेटेड एक डाउट क्या आता है कि जैसे मैं कोई सामान खरीदने गया, कोई मोबाइल फोन खरीदने गया 40,000 रुपए का,
40,000 रुपए का मोबाइल फोन अगर मैं ईएमआई पे खरीदता हूं तो मुझे 4 इंस्टॉलमेंट देनी है 11,000 रुपए की। तो सवाल क्या उठा कि अगर मैं 11,000 करके दूंगा तो 44 दूंगा, तो जीएसटी 40 पे लगेगा या 44 पे लगेगा। तो सर्कुलर 2019 में आया था, उसने क्लियर किया कि देखो भाई ऐसे केस में भी जीएसटी 40 पे ही लगेगा, क्योंकि उस 4,000 को हम इंटरेस्ट मानेंगे, 4,000 को इंटरेस्ट मानेंगे। क्योंकि अगर आप जिस पार्टी से खरीदे अगर उससे ईएमआई फैसिलिटी नहीं लेते तो आप किसी और पर्सन से लोन लेते उसी 40,000 का, और फिर इससे जाके 40,000 में मोबाइल खरीदते तो 40,000 पे जीएसटी लगता, और जिससे लोन लेते उससे लोन के ऊपर जो 4,000 का इंटरेस्ट आता उस पे तो आप जीएसटी लगा ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो एग्जेम्प्ट सप्लाई है। तो दोनों ट्रांजैक्शंस की सिंक्रोनिटी मेंटेन करने के लिए, लॉजिकल क्लैरिटी मेंटेन करने के लिए हम ईएमआई फैसिलिटी पे जो एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज किया जाता है उस पे जीएसटी नहीं लगाएंगे। हालांकि इस सर्कुलर ने यह भी क्लियर किया कि आपको बोला था 11,000 करके पैसे दो, अब वो जो 11,000 पे करने की ड्यू डेट है वो ड्यू डेट तक आपने पेमेंट नहीं की, एंड दैट इज वाई और 500 रुपए का एडिशनल चार्ज लगाया गया, पीनल इंटरेस्ट लगाया गया। वो 500 रुपए पे जीएसटी लगेगा, वो 500 रुपए एडिशनल पीनल इंटरेस्ट पे लगाया जाएगा। यहीं अगर आपने किसी से लोन लिया होता और वो लोन समय पे नहीं चुकाया होता और उसकी वजह से कुछ एडिशनल लगा होता तो उस पर जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है उस पर जीएसटी नहीं लगता। तो इंटरेस्ट की वजह से जो और डिले हो जाने पे और एक्स्ट्रा चार्ज किया उस पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ये इतनी सी बात इस सर्कुलर के अंदर दी हुई है जो हमने देख ली होती है जब हम क्लास में इस पूरे डिस्कशन को कवर कर रहे होते हैं, एग्जांपल्स बना के हमने देख ली होती है। ये कुछ सर्कुलर्स हैं विच इज रिलेटेड टू द चैप्टर ऑफ वैल्यूएशन, जिसके साथ हमारा वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई का चैप्टर जो हमारे इंटर के रिलेटेड जरूरी है वो भी हमने कवर कर लिया। तो हमारे दो चैप्टर्स टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। इसके साथ हमने क्विकली पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली विद इन 1 आवर इसे रिवाइज कर लिया। इसी तरीके से हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट भी देखना है जो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इज द हार्ट ऑफ योर जीएसटी लॉ, जिसको करने के बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से इन्हीं 3 चैप्टर्स के आजू बाजू घूमता है। नॉट एग्जैक्टली, कुछ चीजें और भी बाहर की आती है, एग्जामिशन भी आता है कभी कभार, उसके अंदर थोड़ा कंपोजिट मिक्स सप्लाई भी आता है, लेकिन जो मेजर स्ट्रक्चर है वो यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी और टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई से जाके ही जुड़ता है। ये हमारा पूरा कवरेज हो गया। होपफुली आपको पूरा समझ में आ गया होगा, एंड एक क्विक रिवीजन मिल जाने से अब आपको घर पे ज्यादा टाइम नहीं देना होगा इसे रिवाइज करते वक्त। तो आप इसे आज ही आधे पौन घंटे भी पढ़ लेंगे ना तो पूरा का पूरा काम हो जाएगा। क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे जो हमने वैसे ही पहले कवर किए होते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपको लगते हैं। सो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहें, हौसला रखें, कहीं पर भी गिव अप के मोड में ना आए, क्योंकि ऐसा बड़ा मन करता है लास्ट के टाइम में, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप क्या डिसीजन लेते हो वही जाके अल्टीमेटली फ्रूटफुल रहता है, बिकॉज सब सेम बोट में है, सब वही स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको यह इंश्योर करना है कि आप फाइट करते रहें, फाइट करते रहें, फाइट करते रहें। किसी भी तरह के डाउट है तो डेफिनेटली चैट बॉक्स में डाल दें, एंड जरूर बताएं आपको यह सेशन कैसे लगा फटाफट चैट बॉक्स में, एंड फिर हम आज का सेशन क्लोज करते हैं।